नमस्कार। ये वीडियो आपके लिए इतिहास के नाम पर, इसमें अध्याय 3 का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो ये क्लास 6 के लिए है, लेकिन इसका महत्व सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो इसके पहले 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसमें अध्याय 1 और अध्याय 2 था, और इसमें है अध्याय 3। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आरंभिक नगर, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोगों को? तो आरंभिक नगर, आज के ज़माने में जो शहर है, नगर है, तो आरंभिक नगर का स्वरूप कैसा था, उनकी जानकारी हमें कैसे मिली, इन सारे मुद्दों पर इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो पुराने भवन का संरक्षण, पुराने भवन का संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है, ये भी हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो देखते हैं कि पुराने भवन का संरक्षण, जसपाल और हरप्रीत, ये 2 बच्चे हैं। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ़ कर रहे थे। वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने देखा कि वे लोग आए थे और वे लोग घूम रहे थे और उस खंडहर की तारीफ़ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। गली के बच्चे उसको भुतहा घर कहा करते थे, लेकिन कुछ लोग आए थे जो घूम रहे थे और उसकी तारीफ़ कर रहे थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला मतलब बनाने की कला, कैसे वह बिल्डिंग बनी थी, भवन। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा। दूसरी महिला ने पूछा एक महिला से, एक व्यक्ति से, कि भाई आपने इतनी सुंदर नक्काशी कहीं देखी है लकड़ी पर? तब उन्होंने कहा कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। ये बच्चों ने सोचा, ये दोनों बच्चे जसपाल और हरप्रीत ये क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पर। वो पुराना ऐतिहासिक भवन था, लोग वहाँ घूमने आ रहे थे। आज वो खंडहर में तब्दील हो चुका था। घूमने वाली महिला ने कहा कि वे लोग मंत्री जी को इस विषय में पत्र लिखेंगे और इस भवन का संरक्षण हो, इसकी सुरक्षा हो, इसकी व्यवस्था करवाएंगे। अब हड़प्पा की कहानी। हम लोग भारतीय प्राचीन इतिहास की जब बात करते हैं तो हड़प्पा की कहानी शुरू होती है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाईं। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। क्या हुआ? इंजीनियर आए, वे लोग रेल लाइन बिछा रहे थे। उन्हें हड़प्पा पुरास्थल मिला, जहां बहुत मात्रा में ईंटें थीं। उन्होंने कई बिल्डिंगों को तोड़कर, भवनों को तोड़कर, उसमें से ईंटें निकालकर रेलवे लाइन में उनका इस्तेमाल कर दिया। बाद में पता चला यह तो बहुत बड़ी पुरानी विरासत है। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिलीं, उनमें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। सबसे पहले हड़प्पा में संस्कृति को, हड़प्पा के महलों को खोजा गया था।
वहीं मिले थे पुरातत्व के महल, इसलिए उसके बाद जो भी मिले या इस तरह के सभी पुरातत्वों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। हड़प्पा सभ्यता की इमारत इसलिए कहा गया कि पहले इसी को खोजा गया था, हड़प्पा को ही, इसलिए उस समय का जो भी खोजा गया उसको हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। अब प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? अब हम लोग इन नगरों की विशेषता की बात करेंगे। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थीं। उस समय के जो महल थे, 4 दीवारियां वह पकी ईंटों की बनी थीं। उसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थीं कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई मतलब मकान बनाने में ईंटों की चिनाई करते हैं। ईंट जोड़ने का काम को चिनाई का काम कहते हैं। तो ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे ये मोहनजोदड़ो यहाँ पर, हड़प्पा यहाँ पर। नक्शा को देखिए और जो लिखे स्थल हैं इनको खोजिए। इन सभी जगहों पर पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, इसलिए पुरातात्विक इतिहास में इन स्थलों का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, तालाब, पौंड, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। जो सार्वजनिक स्नानागार थे, वहाँ गांव के वहाँ आसपास के सभी लोग आकर स्नान करते थे। अब इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे इन स्नानागारों में। इस स्नानागार में कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह, वहाँ भंडारण किए जाते थे। ये देखिए महान स्नानागार का चित्र, ये ईंटों से बने हुए, प्लास्टर का इस्तेमाल है इसमें। ये कितना भव्य उस ज़माने का, देखिए पहले की सभ्यता कितनी महान। भवन, नाले और सड़कें। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चुनाई। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, कवर्ड। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थीं। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल
बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई दो अंतर बताएं। तो पहले पाठ में हम लोग पढ़े थे कि पत्थरों से बनते थे, गुफाओं में रहते थे लोग, और इसमें ईंटों का इस्तेमाल है, ईंटों की चिनाई की गई है, उसमें पत्थरों को काट कर गुफाएं बनाई जाती थीं। ये दो अंतर कम से कम। इसके अलावा नगरीय जीवन की बात करेंगे तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। अनुमान है कि वो बहुत विकसित सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, तो वहाँ बहुत बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। मुहर मतलब सिक्के, जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाइए। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? अब देखिए, मेहरगढ़ की बात करते हैं। इसमें सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर, ये मुहर, और ये लिपि, ये खास लिपि, ये मुहरें, ठीक है। इसके ऊपर देखिए ये कुआं, ठीक, और ये ऊपर वाले में नाला है बनाया गया, इसको भी देखिए। बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर, इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में हैं। ये लिपि खास है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि उनका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पकी मिट्टी के खिलौने हैं, पकी मिट्टी के खिलौने हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें यहाँ मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थीं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, ये मला, बाट और फलक हैं। ऊपर पत्थर के बाट देखो, ये पत्थर के बाट हैं, बटखरा, 1 किलो, आधा किलो, 5 किलो। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। बाट बने थे चर्ट पत्थर। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्नीरियल पत्थरों से बनाए गए थे।
कार्नियल पत्थर से बने थे। ये सब पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो पृष्ठ 6 पर। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? नहीं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं? तो कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। सूत कताई का संकेत देती हैं। तो ये मोहनजोदड़ो में क्या होता था? सूत कताई का कार्य होता था, कपड़े बनते थे। ये सारी चीज़ें वहाँ मिली हैं मोहनजोदड़ो की सभ्यता से। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। स्पेशलिस्ट थे। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। विशेषज्ञ मूर्तिकार ने ही बनाया होगा। ऊपर वाले पिक्चर में ये दाढ़ी देखिए, पूरा एकदम वेल मेंटेन्ड दाढ़ी है। तो ये किसी विशेषज्ञ का ही काम हो सकता है। तो विशेषज्ञ लोगों का प्रचलन था उस समय। अब देखिए आगे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे मतलब जानकार थे, कुशल थे। पत्थर और शंख, फेयंस की बात करते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू व स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री भरे होते थे। फेयंस में मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये सब कुछ फेयंस के विषय में इसमें जानकारी आपको मिली। ठीक है, तो फेयंस क्या है? ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। ये तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये बहुमूल्य पत्थर वे दूर से आयात करते थे। इसके प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान
और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इसके लिए एक गाड़ी का चित्र है। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। ये मुहर है, यह है मुहर और ये खिलौना। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो ये गाड़ी है। पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? नहीं। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। कौन कौन सी फसलें? तो इन फसलों के नाम गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। ये हल का प्रयोग करने लगे थे, जो नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वो प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक जाना ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह। लोथल में बंदरगाह था। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। तो लोथल क्या हुआ? व्यापारिक केंद्र हुआ। ये देखिए लोथल। अब यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। ये मुद्रा कैसे बनती थी उसकी बात है। अब मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा
जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुंह पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। मुहरबंदी क्या है? मुहर मारने की कला। मुहर मार दिए, पैकिंग कर दिया और मुहर मार दिया, मिट्टी लेप कर उसको बोले मुहरबंदी। मुहर लगा दी गई इस पर। अगर यह स्टाम्प आज के ज़माने में वही है, पूरा पैक किया और उस पर स्टाम्प मार दिया ऊपर से, तो उस समय भी वैसा ही होता था। मुहरबंदी वैसी होती थी, गीली मिट्टी पोत करके, और उस समय मुहर स्पेशल बना करके उसको मार दिया जाता था। अगर यह छाप टूटी नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। मुहरों का उपयोग प्रामाणिकता के लिए होती है। वैधता, मुहर मार दी गई है, मुहर सही सलामत है, तो वह जिस आदमी ने उसको जारी किया है, भेजा है, वह एकदम सुरक्षित है, कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है नदियाँ सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। एटलस में देखिए मिस्र मिल जाएगा आसानी से। नील नदी खोजना है कि आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजीं। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। मिस्र की बात है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने वस्त्र, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी होगी? ये समय समय की बात है। उस समय का विश्वास ऐसा था। अब आप कल्पना करें कि कल्पना करने के लिए जो लिखा है ये करें। तो ये हम लोग कर लिए। अब इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। प्रश्नोत्तर के लिए हम एक तरफ से सीरीज बनाएंगे। आप मेरा वीडियो देखते रहिए। मैं क्लास 6 से लेकर के 12 तक पूरा इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। इसी तरह से एक एक चैप्टर रोज़ पढ़ाऊँगा और आपके लिए पूर्ण संपदा तैयार कर दूँगा, और बीच बीच में प्रश्नोत्तर का पूरा सेट बनता रहेगा, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी होती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।